हाँ ठीक है, एजुकेशन भी आ गया उसमें, या महिलाओं की दशा। किसी भी समाज का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है? महिलाओं, कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे? कंडीशन ऑफ। और बताइए पॉइंट। हाँ वेरी गुड, सही है। कंडीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। और बताइए। हाँ सब भी है, क्लियर है आप लोगों को ना, यही सोसाइटी होता है। तो हम क्या करेंगे, एक करके देखेंगे। इसके जो फूड सिस्टम हो गया, क्या खाते पीते थे, और क्या क्लोथ्स एंड ज्वेलरीज, क्लास हो गया, क्या पहनते थे, शवादान पद्धति, ज्वेलरी हो गया, और ठीक है ना। क्लियर, समाधान पद्धति इसको बोलते हैं ना। हाँ एंटरटेनमेंट, इसी पॉइंट में सब ले लेंगे हम। फूड, क्लॉथ, क्या हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सब क्या हो गया। सर विवाह पद्धति भी तो। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, समाज है तो विवाह की पद्धति भी आएगी। तो महिला कंडीशन में हम देखेंगे, उसमें चर्चा कर लेंगे। हाँ एजुकेशन भी हम चर्चा कर लेंगे यहीं पे, ठीक है। एजुकेशन भी क्या है, सोसाइटी का भी तो है, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ना वर्ण सिस्टम उल्लेख मिलता है ना। कौन कौन से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? क्षत्रिय, वैश्य और क्लियर। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वर्ण विभाजन जरूर था समाज का, लेकिन इसका आधार क्या था, बेस क्या था, कर्म था। यानी कर्म के आधार पर ये डिवीजन था। ये किसके आधार पे था? कर्म के आधार पे था डिवीजन, ठीक है ना। जैसे एक ब्राह्मण कवि था, वो कहता है क्या है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता क्या करती है, अन्न पीसने का कार्य करती है। मतलब क्या हो गया कि ब्राह्मण का क्या काम था, वो अन्न भी पीसता था, कवि भी था और यज्ञ कराने वाला भी था। यानी ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण का काम क्या है, केवल शिक्षा, ऐसा नहीं था उस समय। यानी डिवीजन क्या था, कर्म के आधार पर था। मतलब कोई भी वर्ण क्या है, कोई भी पेशा अपना सकता था। जैसे वो कवि थे, वैद्य भी थे और अन्न पीसने का भी कार्य करते थे। मतलब क्या था, सामाजिक गतिशीलता जो थी ना, मतलब क्या था, समाज क्या था, विकसित समाज था। ऋग्वैदिक काल का समाज क्या था, डेवलप था एकदम, मतलब कोई भेदभाव नहीं था। अब देखिए दास प्रथा, तो युद्ध में क्या था, जब युद्ध करते थे तो किसको बंदी बना लाते थे। वो कबीले के लोग युद्ध करते थे ना, तो क्या करते, किसी को बंदी बना लेते थे, दास बना लेते थे, तो घर का कार्य कराते थे। जैसे झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, आज भी लोग करते हैं, घरों में नहीं करते हैं। उसी तरह क्या था, पकड़ के लाते थे युद्ध में जीत के, तो क्या करते थे, उन्हें क्या करता था, घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, ठीक है ना। क्लियर। ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, ये मंडल क्या होता है? मंडल बेटा देखो, जैसे अलग अलग मंडल के क्या अलग अलग ऋषि मान लेंगे रचित। 10 मंडल 8 अष्टक और 1028 सूक्त माने जाते हैं। उसमें से भी दूसरा से 7वां बहुत प्राचीन माना जाता है। मंडल मतलब क्या होता है? मंडल का कुछ नहीं, जैसे हर मंडल का क्या है, कोई न कोई ऋषि रचना की है। ये समझ लीजिए, ऋग्वेद क्या है ना, टोटल क्या है, टोटल उसमें मंत्रों का उल्लेख है, मंत्रों की रचयिता जो है, तो ये डिवीजन कर लिया गया है कि इसमें 10 मंडल है। हाँ एक तरह से, हाँ उसमें हम अध्याय कह सकते हैं उसको। 10 मंडल 8 अष्टक और 1028 सूक्त है, ठीक है ना। उसमें से भी क्या है, दूसरे से 7वां क्या है, सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है ना। उसे वंश मंडल भी कहते हैं, ठीक है ना। 7वां जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है, इसे वंश मंडल भी कहते हैं। हाँ ठीक है, मंडल तो अध्याय तो होगा, 10 मंडल है, 2 से 7वां सबसे प्राचीन है। क्लियर। उधर मैं उसको उस पर बहुत ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा। फ्री का क्वेश्चन जरूर बन जाएगा कि कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, ठीक है ना। ये टोटल क्या है, वेद, ये श्रुति परंपरा है। लेखन का ज्ञान हमने था ही नहीं आर्यों को, तो लिखेंगे क्या। हमने बताया, आपको बताया, आपने क्या किया, आपने अपने बेटे को बताया, फिर उन्होंने अपने बेटे को बताया, तो क्या ये परंपरा चली जाएगी। जबकि संकलन क्या हुआ, रिटन एविडेंस तो क्या हुआ, वेद व्यास जी ने किया ना, बहुत बाद में किया ना। शुरू में क्या था, सुनी सुनाई परंपरा। इसीलिए तो प्रश्न खड़ा होता है कि बात,
हाँ, सुन के ही रचना होगी। एक जो सुक्तियाँ हैं कल 28 जो कितना याद करते होंगे कितना सारे। अब याद कर दे, पहले कोई काम नहीं रहा होगा या ये सब करते रहे। इतना डेवलप नहीं था। तभी तो रूलर थी वो, हाँ, अर्बन नहीं कोई होता काम ही नहीं था तो सुबह शाम यही करते रहे होंगे। खेलने में क्या करते थे, अपना घुड़सवारी करते थे, घोड़े का ज्ञान था ना, घुड़दौड़ इनका शौक था, मनोरंजन का, पासा खेलना, ये सब करते थे लोग बैठकर खाली समय में। उस समय का भागम भाग थोड़ी था इस तरीके का जैसे आज के शहर है। रामायण आया था गिरता था। हाँ, ये तो वही होगा कि पहले मुर्गी एक पहले। आप सोचिए पहले कौन आया होगा। देखिए गीता का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। अब कंडीशन ऑफ वुमेन देखिए, इसमें क्या था, देखिए पहला ऐसा काल था जब महिलाओं को भी उपनयन संस्कार होता था। जनेऊ धारण करते हैं लोग ना, तो क्या है, पहले पुरुषों का होता था, यहाँ क्या था, महिलाओं का भी होता था। महिलाओं का भी उपनयन संस्कार हो जाते थे उसको, ठीक है ना, क्या बोलते थे, उपनयन संस्कार। यानी महिलाएं भी क्या था, अध्ययन करती थी और जनेऊ पहनती थी, ठीक है ना। और विवाह की आयु क्या थी, 16 से 17 साल की आयु में। अब देखते जाइए, अब यही देखिए कंटिन्यूटी चेंजेस क्या आता है। इसके बाद कभी भी महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं रही। उत्तर वैदिक में काल में क्या, धीरे धीरे आयु घटती गई। गुप्त काल में देखेंगे तो बाल विवाह, फिर राजपूत काल में देखेंगे तो 8 से 10 साल, ठीक है ना। यानी विवाह की आयु क्या थी, इसी समय सबसे अच्छी थी, 16 से 17 वर्ष की आयु में, ठीक है ना। 18 अभी माना जाता है, तो उसमें क्या था, 16 से 17 आयु विवाह होता था। अब कुछ महिलाएं देखिए कौन कौन सी थी, अपाला थी, घोषा थी, हाँ लोपामुद्रा थी, बहुत थी, उसमें विश्वारा नाम था। तो देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है। उपनयन संस्कार होता था, विवाह की आयु ज्यादा थी, ठीक है ना। साथ साथ क्या था, बहुविवाह की भी प्रथा थी, ध्यान दीजिएगा। क्या था बहुविवाह, मतलब क्या, एक ही पुरुष कई पत्नियां रखता था ना, ये प्रथा थी। फिर क्या था बताइए, नियोग प्रथा, ये क्या है, कोई पता है, नियोग प्रथा क्या था, किसी को पता है? कोई जानता है? नियोग प्रथा था जिससे मान, हाँ बताइए, आप बताइए। जब स्त्री का पति मर जाता था, हाँ सही है, जैसे मान लीजिए घर में है, 2 पुरुष हैं, एक पति एक का देवर है। मान लीजिए पति की मृत्यु हो गई, तो क्या था, शादी इसके देवर के साथ हो जाती थी, वो क्या कहलाता था, नियोग प्रथा। सिंपल समझिए, ठीक है। इसको तो विधवा विवाह भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम ये पॉइंट तो आ ही जाएगा, जैसे आपने कहा पॉइंट ऐसे ही बनते हैं ना। यानी विधवा विवाह भी क्या था, प्रचलन था। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। पति के मरने के बाद शादी किसी कुल के सदस्य हो जाना क्या है, नियोग प्रथा, विधवा विवाह, ठीक है ना। तो इतनी ढेर सारी बातें थी कि नहीं महिलाओं के साथ। पढ़ने का अधिकार था, ठीक है ना, गुरुकुल पढ़ने जाके पढ़ती थी, उनका उपनयन संस्कार होता था, तो थी कि नहीं स्वतंत्रता, हाँ बिल्कुल। बहुविवाह मतलब क्या, दोनों पक्ष से हो सकता है ना, एक पति भी, कई पत्नियां, एक पत्नी भी तो अधिकार है। जब महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता है कि उनका उपनयन संस्कार हो रहा है, 16-17 विवाह हो रहा है, कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी थी और कुछ ऐसी भी महिलाएं थी जो आजीवन में शादी नहीं करती थी। ऐसी भी महिलाओं को उल्लेख मिलता है, श्यामाजू बोला जाता था, वैदिक का पीटी का फैक्ट है। लेकिन ऐसी ही महिलाएं थी जो शादी नहीं करती थी। आज भी कुछ लोग हैं ना शादी नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शादी की है ना। मतलब पुरुष में तो महिलाएं भी हो सकती हैं, है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे महिलाएं भी तो हो सकती हैं, पुरुष तो महिलाएं भी। तो बहुविवाह मतलब ये थोड़ी कि एक ही पक्ष है, पुरुष को ही अधिकार है केवल अधिक पत्नी, महिलाओं को भी तो अधिकार है। तो बहुविवाह में दोनों पक्ष आएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया ना कंडीशन ऑफ वुमेन। तो देखिए ऐसा नहीं, अगर मान लीजिए हमसे समाज पूछेगा, हम इतने सारे पॉइंट लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो समाज में क्या हम करेंगे, सीधे से इसका पॉइंट क्या आएगा, सीधे से हम क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि वैदिक समाज कैसा था,
कबीलाई ढांचे पर आधारित समतामूलक समाज था। पहला हेडिंग क्या डालेंगे? ऋग्वैदिक समाज क्या था? कबीलाई ढांचे पर आधारित समतामूलक समाज था। क्यों समतामूलक था? क्योंकि संपत्ति की अवधारणा थी ही नहीं। लूट के लाएंगे तो आपस में बांटेंगे ना। और जब भूमि आ जाएगा, जब भूमि रूपी संपत्ति की अवधारणा आई तो क्या होगा? ये कहेंगे हमारी भूमि हो जाए, वो कहेंगे हमारी भूमि हो जाए। आज देखिए ना चारों तरफ मकान बन रहे हैं, क्या उनकी भूमि है, उनकी भूमि है। तो संपत्ति की अवधारणा आ जाएगी तो क्या होगा? कुछ के मकान बड़े, कुछ के छोटे, तो असमानता आएगी कि नहीं आएगी? तो अभी क्या था? समतामूलक संपत्ति से रिलेटेड। समतामूलक मतलब कैसा समाज था? ओवरऑल वैदिक समाज कैसा था? समतामूलक था, मतलब इक्वालिटी की भावना थी ना।